नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्न विद एडू फंडा। मैं हूं कौशल जायसवाल और दोस्तों फिर से लेकर हाजिर हूं मैं सीटेट और यूपीटेट के रिगार्डिंग एक और क्लास जिसमें कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, कुछ प्रीवियस क्वेश्चन है दोस्तों, डील करेंगे और हम समझते हुए चलेंगे। उम्मीद है आप वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए जो हमारे चैनल जुड़े नए जुड़े हैं दोस्तों। चलिए आगे क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में दिए गए आईक्यू स्तर में शिक्षणीय वर्ग को चुनें। सेलेक्ट द एजुकेबल ग्रुप बेस्ड ऑन डिफरेंट लेवल ऑफ आईक्यू। बताएं दोस्तों, मतलब ये पूछना चाह रहा है कि ये मानसिक बुद्धि लब्धि है दोस्तों 70 से 90, 30 से 50, 50 70, इसमें किस मानसिक बुद्धि वाले बच्चों को शिक्षण मतलब पढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें एक ही ऑप्शन जो सही लग रहा है मुझे, कौन सा, बड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, 70 से जो 90 वाला होता है दोस्तों, इसको क्या, ये थोड़ा एजुकेबल है, मतलब इनको पढ़ाया जा सकता है, थोड़ा पढ़ाएंगे अच्छे से, उनके अच्छे से समझाएंगे तो ये पढ़ सकते हैं। बाकी नीचे वाले तो सब ये जड़ बुद्धि है दोस्तों, इनको समझ में आएगा। लेकिन ये वाला जो है 17 to 19 जो वाला ऑप्शन है, ये हमारा क्या है, शिक्षणी मतलब एजुकेबल है, इनको पढ़ाया जा सकता है और ये समझ भी सकते हैं दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सूचना, एक मिनट छोटा कर दूं, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिसे लोग सूचना प्राप्त करने, प्रक्रमण करने और तर्क देकर समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ किसे माना जाता है। कुल मिला के इतना लंबे चौड़े का मतलब नहीं है, सिंपल से आप पूछ रहा है कि ये सूचना प्रक्रमण सिद्धांत किसने दिया था। तो दोस्तों मैंने जब बुद्धि पढ़ाई थी, बुद्धि से रिलेटेड मैंने कम से कम 10 क्लासेस ली होंगी, जितने प्रतिपादक हैं उनको मैंने समझाया था दोस्तों। तो उसमें एक ही नाम आता है सूचना प्रक्रमण सिद्धांत का, नाम कौन है वो, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। कौन दोस्तों, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। ये दोस्तों रॉबर्ट स्टर्नबर्ग जो है आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा कि स्कीमा का मतलब क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन बताने से पहले आप बताइए, स्कीमा के शब्द को दिया किसने था, किस मनोविज्ञान शास्त्री जो हैं, किसका ये शब्द है बता। तो आपको पता है दोस्तों, एक सर्व शब्द जब सब जानते हैं कि किसने दिया था स्कीमा का शब्द, जीन पियाजे। जीन पियाजे स्कीमा की बात करते हैं दोस्तों। और स्कीमा का मतलब क्या होता है, खंडन विधि, अधिगम विधि या भी लंबे समय के दास्त में सूचना को संग्रहित फैक्ट्स को एकत्रित होने वाला, जैसे ऑर्गेनाइज पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो दोस्तों आपको पता भी होगा कि जब बच्चा जन्म लेता है, नवजात शिशु, उसके अंदर भी स्कीमा होती है। 2 स्कीमा लेकर वो जन्म लेता है। क्या, एक रूटिंग वाला, रूटिंग मतलब जो रूटिंग मतलब उसका गाल पे आप ऐसे हाथ रखोगे तो बच्चा उधर जीभ कर लेगा, रूटिंग, उसी की वजह से वो क्या करता है, माँ से के स्तनों से दूध पी पाता है। तो दोस्तों वो स्कीमा लेकर वो खुद पैदा होता है। तो उसकी वो क्या है आपका, लंबे समय के दास्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना, मतलब आपकी कोई चीज, आपके इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में बैठा होना जो बहुत पहले से आपके दिमाग फिक्स है, वो क्या है दोस्तों, स्कीमा है। तो दैट इज सी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, स्कीमा। भूलिएगा मत दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट था। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है। क्लाइंबिंग, होपिंग, रनिंग, राइटिंग, चढ़ना, कूदना, दौड़ना और लिखना। बताएं दोस्तों। तो उम्मीद है आपने आंसर दे दिया दोस्तों। तो इसमें देखिए दिया ऑप्शन चढ़ना, कूदना, दौड़ना और लिखना। दोस्तों चढ़ना, चढ़ने में आपको केवल मांसपेशियां का वो हो रहा है, वर्कआउट हो रहा है कि आप जब बच्चे के में आप सिखा नहीं सकते, उसमें सूक्ष्म कौशल नहीं है दोस्तों। वो क्या है आपका, जब बच्चा में अंदर परिपक्वता, मैच्योरिटी आने लगेगा, मतलब मांसपेशियां जब परिपक्व होने लगेंगी तो पहले दोनों हाथ के बल चलता है, फिर धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है, फिर कुर्सी के सहारे उठना बैठना की कोशिश करता है, फिर धीरे धीरे दीवार के सहारे उठते उठते फिर वो चलने लगता है। तो दोस्तों ये नेचुरल है, ये आपका आना ही आना है। जब बच्चे में परिपक्वता आने लगेगी तो होने लगेगा, कूदना भी दौड़ना भी। लेकिन जो राइटिंग है ये क्या है आपका, एक तरह से कहिए प्रोक्सीमोडिस्टल वे में चलता है। जब आपके हाथ पहले आंख से कमांड आएगा, फिर उंगलियों में आपके स्थिरता आ जाएगी। ये क्या है दोस्तों, सूक्ष्म कौशल का चलन का उदाहरण है। इसलिए लिखना जो क्या है, ये आपका क्या है, सूक्ष्म चलन का उदाहरण है। इसमें जब आपके उंगलियों में ताकत हो जाएगी, आपकी उंगली पर कमांड हो जाएगा, तभी तो आप पेन पकड़ पाओगे, पेन को लिख सकोगे। जो आपको सोचेंगे देख के लिखना है, क्या है दोस्तों, सूक्ष्म कौशल का उदाहरण है। निम्न में से कौन सी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग की जाने वाली सहायक सामग्री नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल असिस्टिव टेक्नोलॉजी ऑफ विजुअल इंपायरमेंट।
दोस्तों इसमें दिया है निम्नलिखित में कौन सी बाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग की जाने वाली सहायक सामग्री नहीं है? बड़े प्रिंट की किताबें, विशालक कंप्यूटरीकृत किताबें, वाणी संश्लेषक या पाठ्य पुस्तक का अनुरूपक। तो दोस्तों आपको पता है कि जो दृष्टिबाधित होगा उसके लिए लार्ज प्रिंट बुक बड़ा बड़ा रहेगा तो ऐसे छू के उसको कर सकता है। दोस्तों ये तो समझ में आ रहा है। वाणी संश्लेषक ठीक कुछ बातें उसको बोल के आप बता सकते हो, कम से कम देखने के साथ सुन तो सकता है। पाठ्य पुस्तक का अनुरूप सप्लीमेंट टू टेक्स्ट बुक। लेकिन जो विशाल कंप्यूटरीकृत किताबें जो होती हैं दोस्तों, ये उसके कोई काम नहीं आएंगे। पाठ्य पुस्तक का अनुपूरक, ये वाला उसको कोई काम नहीं आएगा। दोस्तों आप पाठ्य पुस्तक अनुपूरक का मतलब होगा कि जो किताब है उसको एक उसकी जगह पे आपको उसको ऑडियो विजुअल एक्ट से उसको पढ़ाना चाह रहे हो, आप बताना चाह रहे हो, जो उसके लेसन है उसको आप किसी रिकॉर्डर से बता रहे हो तो सुन सकता है, वो समझ सकता है। लेकिन दोस्तों बड़ी बड़ी किताबें रख दो जो देख ही नहीं पाएगा, तो बड़ी रखो चाहे छोटी रखो, उसको कोई मतलब है नहीं। तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? मैग्नीफाइंग कंप्यूटर बुक। श्रवण में विकृति को मापी जाती है दोस्तों, सबको पता है डेसिबल में मापा जाता है। डेसिबल क्या होता है दोस्तों? डेसिबल होता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अधिक बल दिया था? वाइगोत्स्की, पियाजे, जॉन डीवी या कोहलबर्ग। तो आपको दोस्तों पता है कोहलबर्ग किसने दिया था? तो गेस्टाल्ट थ्योरी इन्होंने दिया था। समग्र जिसको बोलते, कभी कुछ समग्र भी आ जाता है, समग्र के सिद्धांत किसने दिया था? तो गेस्टाल्ट, ये गेस्टाल्टवादी हैं दोस्तों, इसको आप समझ लीजिएगा। जॉन डेवी शिक्षा शिक्षा जगत से जुड़ते हैं इसमें। आपके जो एनसीएफ की जो जयराम ब्रूनर हुए, जॉन डेवी हुए, सब क्या संरचनावादी हैं। लेकिन अब पियाजे को संज्ञानात्मक विकास से जुड़ते हैं। लेकिन वाइगोत्स्की क्या दोस्तों? समाज से जुड़ते हैं, सामाजिक बात करते हैं कि कहते हैं, ये क्या कहते हैं दोस्तों कि जब बच्चे का विकास क्या है, समाज में रहकर समाज से सरोकार करके बच्चे में क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। ये इन्होंने कोई स्टेज नहीं दी थी। जबकि पियाजे क्या बोलते हैं कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? एक स्टेजेस के बाद आने शुरू हो जाती है। तो वाइगोत्स्की इज द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? वाइगोत्स्की, ब्रूनर, अल्फ्रेड बिनेट और गार्डेनर। तो आपको सब अभी हम लोग पढ़ के आए दोस्तों, गार्डेनर बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक है। गार्डेनर। ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं, 3 महीने में, 6 महीने में, 35-40 महीने में, 10 से 13 महीने में। बताएं दोस्तों। जब भी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आए, आपको मान लीजिए आंसर नहीं आ रहा है, तो आप घर पे छोटे बच्चों को ही आप देखोगे कि ना छोटा सा बोल लेता था चाचा का, कोई भी मतलब आसपास का कोई बच्चा हो, चाहे घर का ही बच्चा हो, छोटे बच्चे हो, ऐसा कोई होगा नहीं जिनके घर में छोटे बच्चे ना हो। तो दोस्तों तो 10 से 13 महीना या 15 महीने में बच्चा क्या होता है? सार्थक शब्द बोलने लगता है। या 10 से 15 भी होता है दोस्तों तो ये भी सही हो जाता है। 10 से 15 महीने में वो शब्द बोलने लगता है, पापा, मम्मा, चाचा, बुआ, ऐसे मैंने बोलने लगता है सार्थक शब्द, जो समझ में लायक आने लगे। अगला है कि निम्न में से कौन सी संस्था प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत क्रियान्वयन करता है? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, भारतीय पुनर्वास परिषद। बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। बड़ा सिंपल था दोस्तों। जब क्या कर रहा है नियमावली कार्यक्रम मतलब विकलांग पुनर्वास से टैली कर लीजिए, पुनर्वास परिषद, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है हमारा कि एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब देना जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से चरण का अर्थ है? साकार संचालन, पूर्व संचालन, औपचारिक संचालन या कोई नहीं? तो दोस्तों पूछ क्या रहा है कि सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। ये क्या है, ये कैसे है, ये क्यों है? तो दोस्तों क्या होगा? वो पूर्व संक्रियात्मक क्रिया जो होती है उसमें पूर्व संचालन जो होता है वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मतलब सेकेंड स्टेज जो होती है जीन पियाजे के दोस्तों, वो आपका आंसर सही हो जाएगा, जो कितना होती है 2 से 7 वर्ष की। सीखने का व्यावहारिक सिद्धांत द्वारा दिया गया, सीखने का सिद्धांत थॉर्नडाइक, गार्डनर, कोहलर, हल तथा टोलमैन। पुनर्वलन का सिद्धांत दोस्तों हल द्वारा दिया गया था।
टोकन इकोनॉमी टोलमैन बात करते हैं, कोलर गेस्टाल्टवादी हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर का। तो एक ही बच जाते हैं दोस्तों, थॉर्नडाइक ने सीखने का सिद्धांत दिया था, 3 मुख्य नियम, 5 गौण नियम, आपको पता है अच्छे से। अगला देखते हैं दोस्तों कि निम्न में से कौन सा शब्द दूरदर्शिता के लिए दिया गया है? ऑप्टिक एट्रोफी, एस्टिग्मेटिज्म, हाइपोरेपिया, रिफ्रैक्शन, बताएं दोस्तों। दूरदर्शिता, ये ऑप्शन आप दोस्तों ढूंढ के लाइएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा कि ये इसका आंसर क्या होगा, होमवर्क में गूगल कीजिएगा और दीजिएगा हमको। किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा यह ज्यादा बालिकाओं में पाई जाती है। ए बिहेवियर पैटर्न इन्वॉल्विंग सेल्फ स्टार्वेशन दैट ऑफन अराइजेस इन एडोलसेंस एंड स्पेसिफिकली प्रिवलेंट अमंग गर्ल्स इज नोन एज, मतलब इस चारों बीमारियां हैं, इसमें से कोई ऐसी बीमारी है जो केवल लड़कियों में होती है और किशोरावस्था में होती है दोस्तों। तो डाउन सिंड्रोम आपको पता है कि जब ये बच्चों के लिए होता है, जब औरतें प्रेग्नेंट होती हैं, जब जो गुणसूत्र होता है जो जब एक कम बनता है, जो उससे 46 में 45 बन जाता है दोस्तों, तो डाउन सिंड्रोम तो समझ में आता है। स्वालीनता जी आपको पता है ऑटिज्म होता है, ये एक तरह से डिसऑर्डर है। ये जो एनोरेक्सिया नर्वोसा, इसका आंसर यही होगा दोस्तों, एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसमें क्या होता है, बच्चियां होती हैं जो स्लिम ट्रिम देखने के लिए, सेल्फी लेने के लिए कि मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, मैं नहीं खाऊंगी, मैं बहुत फैट हो गया है, तो दोस्तों भूखे रखने की प्रवृत्ति जो होती है उसको क्या बोलते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा। और ऐसा ही सेम इसका उल्टा होता है लड़कों में, वो खूब खाते हैं दोस्तों। तो ये अलग अलग ये हैं। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा किसमें होता है दोस्तों? अधिकतर लड़कों में होता है, लड़कियों में होता है, सॉरी। अगला है, एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है, इस तरह के लक्षण किस चीज का प्रतीक है? फिर से पढ़िए, फिर से। एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरे के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी, मतलब वार्तालाप नहीं करता, जी चुराता है सबसे, तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है, बार बार मतलब कोई अनवांटेड एक्टिविटी करता है दोस्तों। तो अब सबको पता है, श्रवण बाधिता तो सुनने वाली क्षमता ये होगा नहीं, शैक्षिक पिछड़ापन से कोई संबंध नहीं दोस्तों, अधिगम अक्षमता, डिसलेक्सिया वगैरह कोई बात नहीं, तो क्या है, सहसवालिनता कहते हैं दोस्तों, ऑटिज्म बोलते हैं इसको, जिसको या एक तरह के ADHD जो है, ये आपका एक डिसऑर्डर है जो बच्चों में जन्म से ही हो जाती है दोस्तों, जिसमें बच्चे बोलेंगे सब नहीं, एक ही बात पर निर्भर, बहुत जल्द जिद्दी हो जाते हैं, सब क्या है, ऑटिज्म है, जो इंडिया में तो नहीं लेकिन विदेशों में बड़ा इसका ज़्यादा उसका जांच उच होता है। यहाँ पे तो हर बच्चों में थोड़ा बहुत होता है, इसको इग्नोर कर देते हैं पेरेंट्स, लेकिन क्या है दोस्तों, सहसवालिनता है। अगला है कि समायोजन की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप, एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वो शिक्षक तो दंडित होने से भी डर रहा है। निम्न में से किसके सापेक्ष में इसे अच्छी तरह समझा जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। तो इसमें दिया है, जैसे कोई बच्चा है जो कुछ गलती कर दिया, लेकिन वो अध्यापक से बताना चाहता है, लेकिन डर रहा है कि कहीं बता दूं तो मैं और मार ना खाऊं, चाहे अध्यापक मुझसे ज़्यादा गुस्सा ना हो जाए, तो दोस्तों इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे पद्धति वर्जन विरोधा। जब इंग्लिश हिंदी समझ में आए दोस्तों, पहले वो अप्रोच करेगा एविडेंस का, फिर कॉन्फ्लिक्टिव सिस्टम, वो द्वंद्व में है, ये आपका सी ऑप्शन जो है आपका बेस्ट हो जाएगा। ये एज इट इज 2 बार पूछा जा चुका है दोस्तों ये क्वेश्चन, तो आपको इसको याद कर लीजिएगा, क्या है वो? अप्रोच, एविडेंस, कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशन। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज को हासिल करता है जिसके बाद में वो अपने इच्छुक चीजें, कार्यों या लाभ में बदल सकता है? टोकन इकोनॉमी टॉलमैन बात करते हैं, इसको आपको पता है। फ्राइड की अनुशासित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन सा मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से सभी नियम तथा जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए करता है? पराअम, हमसा पराअम दोनों है, ईदम। बताएं दोस्तों, छोटा कर देता हूं दोस्तों। तो आपको पता है कि सिगमंड फ्राइड ने 3 चीजें बताई थी, ईदम, ईगो और सुपर ईगो। ईदम क्या होता है दोस्तों? जैसे मान लीजिए कि सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति चल रहा है रास्ते पे, उसने किसी लड़की को देखा, तो उसका मन हुआ कि उसका पर्स मैं चोरी कर लूँ। ईदम, ये जो उसका ईगो है, इसको जाग गया उसके दिमाग में कि मैं चलो उसका पर्स चोरी कर लेता हूँ, ठीक। तो उसका जो ईद है, ये बोला, ईगो जो है उसका, ईदम, ईगो सुपर ईगो होता है, जो बीच वाला जो होता है, वो सोचा नहीं नहीं चोरी करेंगे, और चोरी कर लिया और पकड़ा गया तो बड़ी बेइज्जती होगी, बड़ी मार भी खा सकता हूँ, मतलब वो तमाम आगे पीछे दोनों सोचेगा। और सुपर ईगो होगा तो और जो उसका वो पल रहा भारी सुपर ईगो का, तो सोचेगा
कि अगर चोरी करना बहुत गंदी बात है, भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा बड़ी समाज में, ये मतलब तमाम सारी बातें वो। तो सुपर ईगो तो छोड़ दो दोस्तों, सुपर ईगो तो मतलब लास्ट की अवस्था है, ये उसके मोह माया से कोई मतलब नहीं है। सुपर ईगो महाराजाओं में होता है, मतलब साधुओं में अधिकतर होता है। ईगो ईद क्या है, वो किसी चिंता नहीं करता। अगर वही जब व्यक्ति जो जितने बदमाश और अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनमें ईद क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। इसलिए समाज चिंता किए हुए, बिना किसी की परवाह किए हुए समाज विरोधी कार्य करते हैं। जितने भी आप देख लीजिए क्रिमिनल्स हैं, उनमें क्या है, ईद क्या है, चरम उत्कर्ष पे होता है। और जो वही जो व्यक्ति क्या उनसा होता है, जो तो दोस्तों ईगो और सुपर ईगो के बीच में अपना बैलेंस बना कर रखे। जो ईदम क्या कार्य क्या होता है, बैलेंस बना कर रखना, वही व्यक्ति मनुष्य सबसे श्रेष्ठ होता है। अब सुपर ईगो का मतलब क्या है दोस्तों, कि मान लीजिए आपकी घर में कोई बच्चा भूखा है, पैसा आपके पास नहीं है, और आप कोई सामान चोरी नहीं कर सकते, आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन है, कोई चोरी करना। तो आप सोचे नहीं चोरी नहीं करना चाहिए, ये पाप है, ये सब है। दोस्तों उतना भी सुपर ईगो नहीं होना चाहिए। तो क्या है दोस्तों, तो इसमें क्या है कि तुरंत आंशिक रूप से किसी भी नियम तथा जीवन की सत्यता तक नैतिकता की अवहेलना करते हुए कार्य करता है, तो क्या होना है दोस्तों, ईदम। इसको क्या बोलते हैं, ईदम। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर वांडूरा तथा वोल्टर ने बल दिया, पुरस्कार तथा सजा, निरीक्षण, अधिगम, अनुकरण। तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ खुद ही दोस्तों, बी है। आपको कई बार पता चल चुका है। और आज का लास्ट क्वेश्चन शायद यही दोस्तों लास्ट था। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, धन्यवाद।